हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कोरोना फिजिक्स लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अलावा एरर एनालिसिस पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिक फिजिक्स की बजाय थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि हम आगे की फिजिक्स में उसे यूज करने वाले हैं। तो आज हम फोकस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपको कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा, ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को जो हम पढ़ने वाले हैं वो आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। कल जब मैं आपको एरर एनालिसिस बता रहा था, तब मैंने कहा था कि एक मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो सकता है जिसको आप सीधा 15 बोल सकते हो, लेकिन ये तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन था जिसमें आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन यहां पे हम वेक्टर अलजेब्रा में दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एक जिसे हम कहते हैं सदिश गुणनफल, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर अदिश। इसका मतलब होता है अदिश, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। अब ये क्या होते हैं, पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हम दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ेंगे। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर हिंदी में अदिश। अगर आप इसको ब्रेक करो, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको मिलेगा आ प्लस दिस, मतलब ऐसी राशि जो बिना किसी दिशा के है। अ मतलब बिना दिशा के, और सा का मतलब दिशा के साथ में। तो स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल अपना मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या फिर इसको बोलते हैं अदिश राशि। उसी तरीके से ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब उसका परिमाण भी है उसके पास और उसकी दिशा भी है, तो उसको हम वेक्टर या फिर सदिश राशि बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तब कि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाए। ये वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी जो बेसिक चीजें हैं वो हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ए इंसान, और ये 10 मीटर की दूरी पे किसी बी इंसान की तरफ जाता है। बी यहां पे खड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ए ने बी की तरफ 10 मीटर की दूरी तय करी। लेकिन अगर हम साथ में ऐसे भी बोल दें, जैसे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और हम अगर बोल दें कि ए बी की डायरेक्शन में 10 मीटर दूरी तय किया, मतलब ए ने ईस्ट की दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करी। हम दूरी भी बता रहे हैं और साथ में किस दिशा में गया अगर ये भी बताते हैं, तब हम कहेंगे कि ये एक हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर का मतलब हमने परिमाण भी बताया और दिशा भी बताई। लेकिन अगर मैं केवल इतना बोलता हूं कि 10 मीटर वो आगे गया, तो इसका मतलब मैंने केवल मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण बताया है, उसको कोई दिशा नहीं दी है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। आप बाजार से 10 किलो चीनी लेके आए। अब 10 किलो चीनी में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, चीनी मतलब चीनी, अब उसका तो कोई दिशा नहीं, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। 11 जूल एनर्जी, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ऐसे बोलता हूं कि ये एक दीवार है जिसपे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो दिख रहा है आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। किस दिशा में लगाया जा रहा है? ईस्ट की दिशा में। तो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है और उसको एक डायरेक्शन दी जा रही है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो अब बस आपको यहां पे दो चीजें याद रखनी है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दी जा रही है तो वो आपकी सदिश राशि होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर केवल आपको मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, और जिसे हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अब हम ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं।
देखिए हम पूरे 3D स्पेस को 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपकी एक्स डायरेक्शन है जिसको मैं एक्स कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर आप चाहें तो इसको आई कैप से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सिमिलरली ये आपकी वाई डायरेक्शन है और इसको आप जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपकी जेड डायरेक्शन है और इसको आप के कैप से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब जहां पे एक्स वाई और जेड तीनों 0 0 0 होते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और ये जेड। एक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। उसी तरीके से वाई का मतलब क्या है कि अगर आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरली जेड के लिए भी है। अगर आप इसी पॉइंट को एक्सटेंड करके जेड की तरफ लेके आओगे और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो जेड होगी। तो हमने क्या किया, पॉइंट P जो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, तो x का मतलब वो x की दिशा में कितना दूरी तय किया उसने, y का मतलब y की डायरेक्शन में कितना गया और z का मतलब z की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, O मतलब ओरिजिन, P मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, x की डायरेक्शन में तो आप लिखोगे x i कैप, y की डायरेक्शन में कितना गया, y गया तो y j कैप। ऐसे ही z की डायरेक्शन में देखोगे तो z डिस्टेंस उसने कवर किया तो उसे आप लिख दोगे z k कैप। तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब हम ओपी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर एक ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है उसका सिंबल लगा देते हैं। ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं ए को मैंने लिख दिया A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। तो एक पहली इसका जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। वेक्टर के ऊपर आपने एक मॉड का सिंबल लगा दिया। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो अब अभी हम वेक्टर की बात कर रहे थे जिसमें ये ओरिजिन था, इस डायरेक्शन में x था, इधर y था और इधर z था। तो हमने बात की थी कि ये कोई आपका OP वेक्टर है P। अब यहां पे A1 A2 A3 लिखे हुए हैं तो आप इसके P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए A1 A2 और A3। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। ये जो ओपी वेक्टर है वो ओरिजिन से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ कैसे निकालोगे, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, इसकी लेंथ निकालनी है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, A1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, A2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से A3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कोई वेक्टर A है, उसके ऊपर आप एक कैप लगा दो, तो A कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, A कैप रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिट वेक्टर को। तो ये अगर आपको लिखना है तो आप क्या करो, कोई वेक्टर है A, उसमें आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर आप किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो वो आपको एक यूनिट वेक्टर दे देता है। इसको आप लिख सकते हो A कैप इक्वल्स टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और डिवाइड करोगे आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपको एक देगा यूनिट वेक्टर।
तीसरी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि दो वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो कैसे हम उनको ऐड करेंगे और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम एक देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, मान लीजिए मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये आपको दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। उसी तरीके से दूसरा वेक्टर आपको b दे रखा है जो कि है v1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। आप चाहते हो कि एक वेक्टर निकालना जो कि इन दोनों के सम के बराबर है, a प्लस b के बराबर है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा रूल है, जो सेम कंपोनेंट्स हैं x वाले कंपोनेंट्स को आप एक साथ ऐड कर दो, y वालों को एक साथ और z वालों को एक साथ। ऐसा जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप। आपने क्या करना है कि जो वेक्टर दो हैं उनके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, i कंपोनेंट्स को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ, k को k के साथ, और वेक्टर का साइन लगा दो, तो आपको मिल जाएगा कि ये एक वेक्टर c होगा जो कि a प्लस b के बराबर है। उसी तरीके से आप एक वेक्टर d निकाल सकते हो जो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। आपको a में से b को माइनस करना है, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही आप माइनस कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेम कंपोनेंट्स को माइनस करना है। तो पहले a आ रहा है, बाद में b आ रहा है, तो आप लिखोगे a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो और इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो दो वेक्टर्स का। अभी हम मल्टीप्लिकेशन सिंपल वाला देख लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी वेक्टर a में किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, लैम्डा एक नंबर है, कोई वेक्टर नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे तो इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं i j k, सारे कंपोनेंट्स में एक साथ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको मिलेगा लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। अगर आप लैम्डा a वेक्टर की बात कर रहे हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं मान लीजिए लैम्डा a वेक्टर का, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, आप लैम्डा को बाहर ले सकते हो, ये तो एक नंबर है, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, जो कि आप पहले भी निकाल चुके हो, जो आया था लैम्डा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो मतलब अगर आप किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको कहते हैं हम p वेक्टर, p वेक्टर क्या है हमारा, लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। तो अगर आप p वेक्टर का कोई यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो ये क्या होगा, वेक्टर p और उसका मैग्नीट्यूड से डिवीजन। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट या फिर इकाई सदिश निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण से डिवाइड कर दोगे। वेक्टर क्या है हमारे पास, लैम्डा a, तो ये हो जाएगा लैम्डा a वेक्टर। सिमिलरली उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो इसे आप कह सकते हो लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब दिख रहा है यहां पर लैम्डा ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। जब आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा कि ये आ जाएगा वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और ये एक सिंपल a का ही यूनिट वेक्टर होगा। मतलब अगर मैं किसी वेक्टर में उसके किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वही सेम यूनिट वेक्टर सेम रहता है, यूनिट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। p यूनिट वेक्टर और a यूनिट वेक्टर सेम ही है। इसका मतलब क्या है,
मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर P और यूनिट वेक्टर A बिल्कुल सेम है। अब सेम में दो चीजें देखनी होती है हमें वेक्टर्स में। क्या क्या होता है वेक्टर में? एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है उसका, और एक देखना होता है हमें डायरेक्शन। अब क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केसेस में 1 रहने वाला है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब दूसरी चीज हमें क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन। अब ये आपको दिख रहा है कि P और A एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मेरा वेक्टर A ये है और अगर मैं इसमें किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो जो दूसरा वेक्टर मिलेगा मुझे P, वो एग्जैक्टली उसी वेक्टर के ऊपर से जा रहा होगा, बस चेंज क्या आएगा कि उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये अगर मेरा A है तो यहां से यहां तक का मेरा P हो जाएगा। मतलब लैम्डा A का मतलब हुआ कि A वेक्टर में मैंने उसकी लेंथ को या तो बढ़ा दिया या फिर घटा दिया। मैंने अगर 1 से ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मैंने अगर किया 5A, तो उसका मतलब मैंने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, और अगर मैंने किया हाफ A तो मैंने उसकी वैल्यू को घटा दिया। वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक था वेक्टर्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले। अभी इन सबके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा है, सपोज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये कोई वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करना चाहते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैंने क्या बताया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको, आई का जो कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर कर दो, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, के कोफिशिएंट का भी आप स्क्वायर कर दो। के का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आने वाला है। करिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये आपके पास √6 आ गया। तो आपका ए का जो मैग्नीट्यूड है वो √6 होने वाला है। ओके, मान लीजिए दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करोगे आप? ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा आपको। ए वेक्टर आपके पास i + 2j - k वेक्टर है, वो आप लिख दीजिए, i + 2j - k कैप डिवाइडेड बाई √6। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1/√6 i कैप प्लस 2/√6 j कैप माइनस 1/√6 k कैप। ये इसका एक यूनिट वेक्टर होगा। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में आपको दे रखा है कि वेक्टर b है आपके पास -2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये आपको दे रखा है। अब आप चाहते हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आएगा, ये आपका सी क्वेश्चन है। इन दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो मैंने क्या बताया ऐड करने का तरीका, आपको i कंपोनेंट को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो 1 को जब -2 के साथ ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? -1 मिलने वाला है। तो -1 i कैप, 2j को -j के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का j माइनस k, तो ये -2k हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a + v वेक्टर। आप चाहे तो इसको सीधा -i कैप भी बोल सकते हैं। एक और देख लीजिए, आपको इस बार कैलकुलेट करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर v क्या होगा। तो वेक्टर a तो आपको ऑलरेडी पता है, माइनस वेक्टर v को आप लिख सकते हो प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b। मतलब आप पहले इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो
और जो वेक्टर आए उसको इसके साथ ऐड कर दो। तो जो आप ऐसा करोगे तो क्या मिलने वाला है 1, और ये इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3i कैप। उसी तरीके से 2 और ये +1, माइनस इंटू माइनस +1, तो 2 + 1 3 हो गया, तो ये भी हमारे पास आ गया 3j कैप। -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 1, तो ये 0 आ जाएगा, +0k। तो ये आपका a - v आ जाएगा, और ये आपका था a + b। तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो तरीके का हो सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है जिसे आप लिख रहे हो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर b है जिसे आप लिख रहे हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a, यहां पे आपको डॉट का साइन लगाना होगा, डॉट b। इस तरीके से हम किसी स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं a, और यहां पे हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं, तो a क्रॉस b। तो अगर क्रॉस लगा हुआ है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, और अगर डॉट लगा हुआ है तो वो आपके स्केलर प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। ये एक्चुअल में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर साथ में आप cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरीके से ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, और साथ में यहां पे एक n कैप वेक्टर आता है। n कैप क्या होता है ये सब चीज हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। अभी हम फोकस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। इसको बस इतना भी देख लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b, a b साइन थीटा n कैप होता है। ओके, अभी हम फोकस यहां पे रखते हैं अपना कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। आपको इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है जो कि बराबर आने चाहिए। मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड कितना है, और cos थीटा का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर है a और ये आपका वेक्टर है b, और इन दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल है मान लीजिए थीटा, तो cos थीटा का मतलब ये एंगल कितना है। ये समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए आपको cos थीटा कैलकुलेट करना है तो cos थीटा आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके उनके मैग्नीट्यूड से आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे हम कुछ अपने जनरल वेक्टर्स देख रहे थे जिनको मैं अपने यूनिट वेक्टर बोल रहा था, मैंने बताया था x के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है उसे i कहते हैं, y के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, और z के करस्पॉन्डिंग हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो तीनों डायरेक्शंस हैं x, y और z, इन सब के बीच में आपस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब मान लीजिए आप i का i के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, i का i के साथ, तो आप क्या लिखोगे i कैप डॉट i कैप। ये क्या आना चाहिए, अब i का मैग्नीट्यूड क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू cos थीटा। थीटा का मतलब दो वेक्टर्स के बीच में आपने कितना एंगल लिया है।
अब आई और आई तो एक ही वेक्टर हुआ, तो उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। तो आप लिखोगे cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, cos 0 1 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपके पास 1। इसका मतलब i का i के साथ अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। उसी तरीके से आप j का j के साथ या फिर k का k के साथ करोगे तो वो भी 1 आने वाला है। तो उसे मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k। ओके, ये थे हम हर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर सिमिलर की बजाय हम i का j के साथ कर दें या फिर i का k के साथ डिसिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले किया i डॉट j। फिर से हमारा फॉर्मूला क्या है, जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड लो, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड लो, साथ में उनका कॉस एंगल लेंगे। तो i का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, j का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इनटू कॉस ऑफ एंगल। अब देखिए i और j के बीच में एंगल कितना है 90 का, तो आप लिखोगे कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये चीज हमारी 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब i का i के साथ मतलब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आपको 1 मिलता है। लेकिन अगर दोनों यूनिट वेक्टर सेम नहीं है और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब जो प्रोडक्ट है वो 0 आता है। जैसे i और j का 0 आया, वैसे ही आप किसी और का भी करोगे, आप j का k के साथ कर लीजिए, वो भी 0 होगा। आप k का i के साथ कर लो, ये भी 0 आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक टेबल में आपको बना देता हूं, यही आप याद रख लीजिए। i इंटू आई, आई डॉट आई, जे डॉट दे, के डॉट के, ये सब 1 आता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 आता है। ये इंफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं अपने a और b के प्रोडक्ट करने के लिए। तो ये आप याद रखिए, मैं अभी यहां से सब साफ कर देता हूं। तो हमें करना है वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ। तो इसे आप लिख सकते हो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। आप क्या करो, हर एक टर्म को पकड़ो और उसके साथ पूरे वेक्टर का मल्टीप्लाई करो। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, a1 i कैप, जिसका आपको डॉट करना होगा पूरे b वेक्टर के साथ, मतलब b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के साथ। उसी तरीके से जब आप a2 j को लोगे, इसका भी मल्टीप्लाई आपको पूरे वेक्टर के साथ करना पड़ेगा। और लास्ट में ऐसे ही आप a3 k कैप को भी कर दोगे। ठीक है, अब देखिए जब आप a1 i कैप को b1 i कैप के साथ करोगे तो a और b तो कांस्टेंट है, तो आप इनको बाहर ले सकते हो। आप लिखोगे i डॉट i, तो आपको मिलेगा पहला टर्म a1 b1 i डॉट आई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, i डॉट आई या फिर j डॉट j या फिर k डॉट k, ये सब 1 थे। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था i डॉट j डॉट k और k डॉट i। इनका उल्टा भी कर सकते हो आप, k डॉट आई को i डॉट k भी कह सकते हो, j डॉट k को k डॉट j भी कह सकते हो, सिमिलरली i डॉट j को j डॉट i भी कह सकते हो। ये सब मेरे 0 आए थे। तो ये टेबल हम यूज करेंगे इस पूरे प्रोडक्ट को करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा a1 i का हमें b1 i के साथ मल्टीप्लाई करना था। a1 b1 हमारे कांस्टेंट थे, हमने बाहर ले लिए, और आपको मिलेगा i डॉट i जो कि 1 होता है। तो ये आपको केवल a1 b1 मिल जाएगा। उसी तरीके से a1 i को आप b2 j के साथ करोगे तो फिर से आपको a1 b2 मिलेगा और साथ में मिलेगा i डॉट j,
और आई डॉट जे हमारा 0 होता है, तो हम ये वाला टर्म इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरीके से आई डॉट के 0 हो जाएगा, वो टर्म भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोडक्ट में a1 i इंटू ये जो पूरा b वेक्टर है उसमें से केवल आपको a1 b1 मिलने वाला है। उसी तरीके से यहां पे देखोगे तो j के साथ आप i को करोगे तो 0 आएगा, k को करोगे तो 0 आएगा, केवल j वाला टर्म ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास a2 b2। सिमिलरली यहां पे k के साथ केवल k एग्जिस्ट करेगा, बाकी दो टर्म्स 0 हो जाएंगे क्योंकि k डॉट i 0 होता है, k डॉट j भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा a3 b3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट मिल गया a डॉट b। जब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि डॉट लगा हुआ है, और या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद आपको कोई भी डायरेक्शन का टर्म नहीं दिख रहा है, केवल एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो देखिए जब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप केवल क्या करो, i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1, j को j के साथ a2 b2, सिमिलरली k को k के साथ a3 b3। तो ये जब आप करोगे तो आपको सारा डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी के जो टर्म्स हैं a1 b2 वो 0 हो जाता है, a1 b3 ये भी 0 हो जाता है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब 0 होते हैं क्योंकि हमें पता है i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i 0 होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इस डॉट प्रोडक्ट की। तो हम लोगों ने देखा डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b टाइम्स कॉस थीटा। उसके अलावा हमने देखा कॉस थीटा को आप लिख सकते हो इसको रीअरेंज करके a डॉट b अपॉन ओके। तो इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब यही होता है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल 0 है। एंगल 0 होगा तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट थीटा वाले टर्म को हटा सकते हो। तो आप सिंपल लिख दोगे कि जो a डॉट b है वो आपके पास उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है मतलब a इज परपेंडिकुलर ऑन b, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 हो गया। एंगल 90 तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 0 तो पूरा की पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि जो दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पे हम रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं थोड़ा सा पहले भी कि दो वेक्टर्स को हम इस तरीके से अगर लिखते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और हमने लिखा था इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और साथ में एक टर्म आया था हमारे पास एन कैप। साइन थीटा तो आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर ए और बी है तो इनके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका साइन आपको लेना है, यहां पे ए और बी का मैग्नीट्यूड लेना है। अभी जो एन कैप है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब हम दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको फिर से एक वेक्टर मिलने वाला है, और वो वेक्टर की डायरेक्शन आपको यहां से दिख रही है। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। कैसा यूनिट वेक्टर है? जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब एन एक ऐसा वेक्टर आएगा, ऐसा इकाई सदिश होगा जो कि सदिश ए और सदिश ए दोनों के ही, सदिश ए और सदिश बी दोनों के ही लंबवत होगा। ये जैसे ये अगर मैं ए और बी को इस प्लेन में मान लेता हूं तो जो वेक्टर एन आने वाला है वो ऐसे आएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि लिखा है एन कैप। एन कैप का मतलब इकाई सदिश। तो एक ऐसा वेक्टर आने वाला है, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, आप इन दो वेक्टर्स का यूज करके एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको क्या करना है? सिंपल उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट करना कैसे है। तो इसको करने से पहले जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के केस में देखा था, उसी तरीके से यहां पर भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये आपकी एक्स डायरेक्शन है जिसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी वाई डायरेक्शन है जिसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी जेड डायरेक्शन है जिसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब के बीच में जो एंगल है वो 90 का होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई के साथ करना है। फॉर्मूला क्या है? उसका मैग्नीट्यूड लो ए और बी का, जो कि 1 है हमारे पास, साइन लो। अब ये देखो आई और आई क्या सेम वेक्टर्स है, सेम वेक्टर्स में एंगल कितना आ जाएगा? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप, तो ये आपके पास 0 आएगा। मतलब अगर आप सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो आपको 0 देता है। आपने आई का आई के साथ किया, 0 आएगा। उसी को आप फॉलो करो तो आपका जे के का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ ही कर दो, या फिर के का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ही कर दो, तो ये भी 0 आएगा। अब अगर आप डिसिमिलर वेक्टर्स की बात करते हैं, मान लीजिए आपका आई के और जे कैप का मल्टीप्लाई करना है, तो आई का और जे का मैग्नीट्यूड तो 1 है, साइन एंगल कितना है आई और जे के बीच में? 90, तो आप लिखोगे इंटू साइन 90। अब यहां पे लिखा हुआ है एन कैप, और एन कैप का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा एक यूनिट वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर हो। तो आई और जे ये हैं आपके। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको क्या दिख रहा है? के। तो आपका सिंपल आई इंटू जे करोगे तो आपको के वेक्टर मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कितना है? 1 1 साइन 91 होता है, तो सिंपल के कैप ही आ जाएगा। तो अगर आप आई का जे के साथ भी प्रोडक्ट करोगे तो के आएगा, लेकिन आई का आई के साथ करोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से एक साइकिल चलती है, तो वो साइकिल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने मान लीजिए यहां पे आई रखा, यहां पे आपने जे रखा, और यहां पे आपने के रखा। तो अगर आप आई का जे के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको के मिलेगा। आप जे का के साथ कर रहे हो तो आपको आई मिल जाएगा फिर से। इस साइकिल में अगर आप चलते रहोगे तो आपको नेक्स्ट वेक्टर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने साइकिल को रिवर्स किया, साइकिल को रिवर्स करने का मतलब आपने जे का आई के साथ कर दिया, तो एरो आपका इधर जा रहा है, और आप एरो के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये मैं लिख देता हूं सारे,
तो हमने देखा आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है, आई क्रॉस जे के। सिमिलरली जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के, ये हमारे पास आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे आ जाएगा। जे उसी तरीके से अगर साइकिल को उल्टा रखते हो आप, जे क्रॉस आई करोगे तो ये माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करोगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। और उसके अलावा क्या याद रखना है, आई को आई के साथ में क्रॉस किया तो 0, जे को जे के साथ में क्रॉस किया तो 0, ऐसे ही के को के साथ में क्रॉस किया तो ये भी 0। अब इस टेबल का यूज करके हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। वेक्टर ए हमारे पास a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। सिमिलरली आपके पास वेक्टर बी है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये टेबल याद रखें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए नहीं मिटाता हूं। तो आप करना चाहते हो ए क्रॉस बी, तो आपको क्या लिखना होगा, वेक्टर ए जो कि है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा वेक्टर बी के साथ में जो कि है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के केस में कर रहे थे वैसे ही हम यहां पे भी फॉलो करेंगे। इसको a1 आई के साथ हम पूरा वेक्टर बी रखेंगे, सिमिलरली a2 जे के साथ में पूरा रखेंगे, a3 के साथ में पूरा रखेंगे। जब आप ये चीज फॉलो करोगे तो उसको मैं थोड़ा सिंपल बता देता हूं पूरा ना लिखने की बजाय। जब आप a1 आई करोगे तो a1 आई इंटू b1 आई कितना हो जाएगा, a1 b1 इंटू आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है हमारा 0 होता है, तो ये पहला टर्म पहले टर्म के साथ में 0 आपको देगा। उसी तरीके से जब आप a1 आई क्रॉस b2 जे करोगे तो a1 b2 आएगा, a1 b2 आने वाला है, और i का जब j के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको k देगा, तो इसे आप लिखोगे k कैप। उसी तरीके से a1 i क्रॉस b3 k, तो ये हो जाएगा आपके पास a1 b3, और i क्रॉस k क्या होता है, यहां से देखिए i क्रॉस k माइनस j, तो ये हमने जब a1 i को पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमको ये दो टर्म्स मिले। उसी तरीके से जब आप a2 j को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए a2 b1 j क्रॉस i, और j क्रॉस i हमारे पास होता है माइनस के, तो आपको मिलेगा a2 b1 माइनस के कैप। फिर से a2 b3, अब a2 j का b2 j के साथ करोगे तो j क्रॉस j हो जाएगा जो कि 0 होता है, उस टर्म को हम 0 रख सकते हैं। तो यहां से मिलेगा a2j मल्टीप्लाई बाई b3 के, तो a2 b3 और साथ में j क्रॉस k, और j क्रॉस k हमारे पास होता है i। तो ये हमारा जब a2j को इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म्स मिलने वाले हैं। सिमिलरली जब आप a3k को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए, a3k मल्टीप्लाई b1 i, तो a3 b1, अब k क्रॉस i जब आप करोगे तो ये आपके पास j होता है। सिमिलरली a3k इंटू b2 j, तो इसे आप लिख सकते हो a3 b2 k क्रॉस j माइनस i होता है, तो उसे आप माइनस i लिख दोगे।
और A3K इंटू B3K, अब K क्रॉस K करोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप उसको 0 रख सकते हो। तो ये आपको 6 टर्म्स मिलने वाले हैं। अब इन टर्म्स में अगर आप देखो तो देखिए I वाले टर्म्स ये हैं, K वाले टर्म्स ये हैं और J वाले टर्म्स ये दो हैं। इन सबको आप अरेंज कर सकते हो और जब हम इनको अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा I कैप के साथ क्या क्या आने वाला है, A2B3 माइनस A3B2। सिमिलरली J कैप के साथ क्या आने वाला है, ये J कैप है, तो A3B1 माइनस A1B3 माइनस A1B3। सिमिलरली K कैप के साथ क्या मिलेगा आपको, A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपको I, J और K कंपोनेंट्स मिल जाएंगे इसके। इसको एक सिंपल मेथड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको एक डिटरमिनेंट मेथड से हम लिखते हैं कि अगर आपको वेक्टर A का वेक्टर B के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इधर साइड में आप I लिख दीजिए, इधर साइड में J कंपोनेंट्स और इधर साइड में K कंपोनेंट्स। पहले आपका वेक्टर A आ रहा है तो पहले आप A के कंपोनेंट्स लिखिए। A के कंपोनेंट से A1, A2 और A3, तो यहां पे आप लिख दो A1, A2 और ये A3। दूसरा आपका वेक्टर V है और B के कंपोनेंट्स हैं B1, B2 और B3, तो आप दूसरे कंपोनेंट्स लिख दीजिए B1, B2 और ये B3। अब जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से ये 6 टर्म्स मिल जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप मान लीजिए I कंपोनेंट्स निकालना चाहते हो तो आप I के नीचे के और ये I के साइड वाले सारे कंपोनेंट्स को हटा लोगे तो आपको मिलेगा A2B3 ये वाला मल्टीप्लाई माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2। उसी तरीके से जब आपको J कंपोनेंट्स निकालने हैं तो आप ये वाले टर्म्स को हटा दोगे तो आपको मिलेगा B1A3 या फिर A3B1 भी बोल सकते हैं, A3B1 माइनस A1P3। सिमिलरली K के साथ भी आपको करना है, ये दो टर्म्स हटा दीजिए, आपको मिलेगा A1B2 माइनस A2B1। तो इस डिटरमिनेंट की हेल्प से आप आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट को याद कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लिख रहे थे A क्रॉस B इज इक्वल्स टू वेक्टर A वेक्टर B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, पहली प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री का है तो 0 डिग्री रखने पे साइन 0 हो जाता है, तो ये पूरा ही पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे A क्रॉस B आपका 0 होगा। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, A इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर B, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, तो साइन 90 आपका कितना होता है 1। इस टर्म को आप हटा दोगे तो आपको मिलेगा कि तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B टाइम्स एन कैप। तीसरी प्रॉपर्टी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लिख रहे हो तो इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स लगा के, मतलब ये क्यूबिनेटिव नहीं होते हैं, मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है, तो इसे आप B क्रॉस A भी बोल सकते हो। यही सेम प्रॉपर्टी अगर आप डॉट प्रोडक्ट्स के केस में देखोगे तो वहां पे वो सिमिलर होता है कि A डॉट B अगर आप कर रहे हो तो ये सेम होता है B डॉट A के, वहां पे दोनों इक्वल होते हैं, यहां पे दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, यहां पे एक माइनस का साइन आता है। ये थर्ड पॉइंट है, इसको आप थर्ड पॉइंट रखिए, ये डॉट प्रोडक्ट के केस में है। ये थर्ड पॉइंट है वेक्टर प्रोडक्ट के केस में, कि वेक्टर प्रोडक्ट्स में ये जो टर्म है वो इक्वल नहीं होगी, एक माइनस का टर्म आएगा, लेकिन यहां पे वो दोनों इक्वल आएंगे।
तो यहां तक हम लोगों ने वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स के हिसाब से सारा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिया। लेकिन एक छोटा सा डाउट अभी भी रह गया है, वो ये है कि अगर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा वेक्टर ही होगा? क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं। कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए ए, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है अपना और उसके पास अपनी डायरेक्शन भी है, तो क्या ये आप 100% कह सकते हो कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी? तो वेक्टर होने के लिए ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, लेकिन अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होंगे, ये कंपलसरी है। मतलब आप यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां चले जाओ, ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और इसको आपने कोई बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट की। तो जब 10 वोल्ट की बैटरी किसी 5 ओम रेजिस्टेंस पे लगाओगे तो आपको एक करंट मिलने लगेगा। कितना मिलेगा? 10/5 2 एम्पियर। अभी इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये बेसिक 10th में आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ कहता है V = IR, तो वहां से मैं I कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप बस इतना देख लीजिए कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसके पास एक डायरेक्शन भी है। तो आपका जो करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड है अपना और एक डायरेक्शन भी है कि पॉजिटिव से ऐसे घूम फिर के वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो क्या हम इस करंट को वेक्टर कह सकते हैं? क्वेश्चन है, इज I अ वेक्टर? दोनों क्वालिफिकेशन से फॉलो कर रहा है। मैग्नीट्यूड है इसके पास 2 एम्पियर का, डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका आंसर होगा नो। तो क्या है एक बेसिक क्वालिफिकेशन वेक्टर का वेक्टर होने के लिए? वो है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ हमने दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये फॉलो होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि एक करंट I1 है मेरे पास 2 एम्पियर का और एक करंट I2 है मेरे पास 3 एम्पियर का, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि जो I होगा I1 + I2, उससे आप सिंपल 5 एम्पियर कह सकते हो। लेकिन वेक्टर्स के केस में अगर आप लिख रहे हो कि एक मेरे पास वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए -2k कैप, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो आप क्या करोगे? 2 + -2 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको I के साथ I ऐड करना है, J के साथ J करना है, K के साथ K करना है। तो ये आपको मिलेगा A + B। इस केस में सिंपल 2i कैप + 3j कैप - 2k कैप। इसका मतलब एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना जरूरी होता है। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। याद रखेंगे, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है A और ये कोई आपका वेक्टर है B और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि A के पैरेलल हो, ऐसे यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि B के पैरेलल हो। तो इस तरीके से आपको एक पैरेललोग्राम जैसी शेप मिल जाएगी। तो अगर आप यहां से इनके ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, तो ये जो वेक्टर है ये तो आपका R है, सॉरी V वेक्टर ही है, और ये जो आपको वेक्टर मिलने वाला है इसे आप C वेक्टर कह सकते हो, जो कि आपका वेक्टर A + वेक्टर B के बराबर होगा।
एक साइक्लिक लॉ भी होता है पैरेलल वेक्टर्स में, जैसे हम ट्रायंगुलर लॉ भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी है। क्या हो रहा है, वेक्टर ए यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। ये अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो ये जो पीछे वाला पॉइंट है इसे हम टेल कहते हैं और ये इसका हेड होता है। तो इसका टेल यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी की तरफ खत्म हो रहा है। बी का जो टेल है वो बी पे स्टार्ट होके यहां पे सी पे खत्म हो रहा है और सी का जो टेल है वो सी से स्टार्ट होके इसका हेड ए पे खत्म होता है। तो एक पूरी साइकिल बन रही है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से साइकिल बनती है तो इन सारे वेक्टर्स का सम ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। 0 मतलब 0 वेक्टर होता है। तो ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। कोई स्केलर क्वांटिटी फॉलो नहीं करेगी, करंट भी इसको फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारा आज का था वेक्टर्स के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में कल आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू।